वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा डिपॉजिट वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट आज इसकी लास्ट क्लास है। दो मेन टॉपिक अपने बाकी रहते हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट कंसेप्ट और एक ये वाला टॉपिक सीलिंग लिमिट का, कि एक कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कितना नहीं कर सकती। इसमें भी आप याद करो, कहानी अपन ने पढ़ी थी, या तो एलिजिबल कंपनी होगी या नॉन एलिजिबल कंपनी होगी। एलिजिबल कंपनी कौन सी होती? 100 और 500, 200 करोड़ कहां से दोगे? 300 करोड़। 100 और 500 करोड़ की जो भी एक कंडीशन कोई पूरी कर ले। अच्छा, एलिजिबल कंपनी पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है? एलिजिबल कंपनी हमेशा 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 कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। तो बेटा नॉन एलिजिबल कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी। नहीं तो जिसका 100 या 500 में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करते। तो अपन एक डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। ये थोड़े टाइम पहले, अराउंड साल या 2 साल पहले, ये पूरा टॉपिक अपडेट हुआ था। पहले क्या था, सीलिंग में एक सिंपल सी टेबल आती थी। अब उस टेबल को उन्होंने एक्सपेंड कर दिया। क्यों? एलिजिबल कंपनी को डिफाइन कर दिया और नॉन एलिजिबल कंपनी इसकी लिमिट बता दी, जो पहले नहीं बताई जाती थी अलग अलग तरीके से, कि भैया कितना पैसा हम लोग उठा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक है आपका। ठीक है ना? एक बार वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखो सामने, कोशिश करना साथ में बनाते हुए चलना और याद करते हुए चलना है अपन को। मेन दो चीज है। मैं पहले लिख रहा हूं एलिजिबल का। पहला केस कौन सी कंपनी का है? अगर कंपनी कौन सी है बेटा? एलिजिबल कंपनी। पहली बात तो ये बात क्लियर कर लो दिमाग में कि एलिजिबल कंपनी हमेशा कौन सी होती है? एक पब्लिक कंपनी। याद है ये बात? अब एलिजिबल कंपनी अगर पैसा उठाना चाह रही है तो बेटा वो दो जगह से उठा सकती है। कहां से? एक तो मेंबर्स और पब्लिक। लिमिट कितनी थी? बहुत बहुत बढ़िया, अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और पब्लिक से कितना उठा सकती थी? अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बात तो याद आ गई होगी अच्छे से। ये अपन ने कल डिस्कस कर ली थी, नटशेल वाली जो टेबल थी एक। अब इसी टेबल को थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। एक बार कॉपी कर लो बेटा जल्दी से, कॉपी कर लो जल्दी से एक बार। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी इसकी फोटो भेजी हुई है। प्लीज ना आलस मत करना, इसको हाथों हाथ बनाना। मैं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं, अदरवाइज तो फोटो 2 मिनट में भेज के आपको समझा के फ्री कर दूंगा। हाथ से नहीं बनेगा तो याद नहीं होगा, हाथ से नहीं बनेगा तो याद नहीं होगा। चले आगे? यस सर। चलो बेटा आगे देखे। ये तो एलिजिबल कंपनी की कहानी थी। अब आ जाओ कौन सी कंपनी? नॉन एलिजिबल कंपनी। नॉन एलिजिबल कंपनी कौन सी होगी? प्राइवेट कंपनी होगी। ये प्रैक्टिकली कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी। अब इसकी लिमिट कितनी है याद करो। अब अपन पूरा बनाते हुए चलते हैं ना, पूरा बनाते हुए चलते हैं। मेंबर्स और पब्लिक। मेंबर्स से कितना? और बेटा मैक्सिमम लिमिट से ध्यान रखते हैं, मैक्सिमम लिमिट से ही अप टू 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और पब्लिक से कितना ले सकते हैं? अरे सर ले नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है लेना, अलाउड ही नहीं है लेना। यहां पे क्या लिखा जाएगा? प्रोहिबिटेड। यहां तक की बात तो अच्छे से याद आ गई होगी। चले आगे। अब प्लीज जरा एक बार सामने ध्यान से फोकस करो, ध्यान से फोकस करो। कॉपी हो गया? और चाहो तो प्लीज ना एक बार सुन लो, मैं आपको फिर चाहे कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, बट एक बार ध्यान से सुन लो ताकि याद हो जाए कहानी। फिर जब लिख लोगे ना हाथों हाथ, तो लिखते ही आपके दिमाग में सेट हो गया, आपको वापस नहीं देखना पड़ेगा कंसेप्ट कर लिए। ध्यान से देखो आगे। अपन ने पढ़ा कि नॉन एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी कितना दे सकती है? अप टू 35। अब हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसके हम लोग आपको क्या बताना चाह रहे हैं? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन कहो या एक्सेप्शन कहो, क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? नहीं बेटा, एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? लिमिट के रूप में है ये।
एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे लिमिट के रूप में है। लिमिट का मतलब हमने ऊपर पढ़ा है कि सामान्यतः हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी 35% से ज्यादा नहीं ले सकती। एक प्राइवेट कंपनी 35% से ज्यादा नहीं ले सकती। ये बात तो समझ में आ गई होगी। बट हम कह रहे हैं छूट भी दे देते हैं आपको। छूट आपको हम क्या दे रहे हैं कि अगर आप स्पेसिफाइड कंपनी हो ना तो आप 100% तक उठा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कौन सी कंपनीज हो, स्पेसिफाइड कंपनीज हो, तो आपको जितना उठाना उठा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे, बहुत ध्यान से देखो। एग्जामिनेशन में भी 2 पॉइंट्स हैं। जब तक अगर आप लोग चाहो अपने फोन में ऑन रख दो फोटो, व्हाट्सएप पर भी फोटो में। एग्जामिनेशन में बेटा 2 पॉइंट थे। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी फ्रॉम, यार फोन साइलेंट कर दो ना प्लीज। कितना दे सकते हैं? अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सेकंड नाम क्या लिखा हुआ है? सेकंड नाम क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी फ्रॉम मेंबर्स। कितना? सेम लिमिट लिखी हुई है, दोनों में सेम ही तो है। अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर क्या है ये, क्या है ये चीज, क्या है ये चीज? बताएं क्या है ये चीज? हम क्या कहना चाह रहे हैं? जो हम जनरली एक मैक्सिमम लिमिट पढ़ते हो रहा है 35% वाली, हम कहते हैं इन केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। किन केसेस में? एक तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो नीचे दी हुई कंडीशंस को पूरा कर रही है। नहीं समझ? एक तो जनरली एक प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए लिमिट हमने क्या बता दी है? 35%। ये चीज समझ में आ गई। फिर हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी है जो नीचे दी हुई कंडीशंस को पूरी कर रही है। तो हम इस केस में आपको क्या कहना चाह रहे हैं? जो 35% की लिमिट है ना, आप इसको बढ़ा के 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बढ़ा दो, बढ़ा के कितनी कर लो, 100 में दिक्कत नहीं। बट वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी। अब अगर मैं बताऊं आपको स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी कौन सी होगी, प्रैक्टिकली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप कंपनीज। तो जो लिमिट है ना नीचे 100% वाली लिमिट, ये मेनली अगर नॉलेज के लिए चाहो यहां लिख लो साइड में, ये किसके लिए होती है? फॉर स्टार्टअप कंपनीज, फॉर स्टार्टअप कंपनीज। प्राइवेट लेती है 35, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी लेती है 35। बट अगर कंपनी मान लेते हैं स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप भी तो प्राइवेट ही होती, उसको हमने कहा बेटा जा तेरे को छूट हमने दी, तू कितना उठा दे, अप टू 100 उठा दे, हमें दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 35 की लिमिट अप्लाई नहीं करते, 100% तक उठा दे, क्योंकि तेरी कंपनी कौन सी है? स्टार्टअप। आपको नाम से समझ में आना चाहिए छूट देने का रीजन क्या है, क्योंकि कंपनी कौन सी है? स्टार्टअप। तो पहला सवाल तो ये, एक बच्चा अगर कोई बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो, बहुत दिमाग लगाने वाला हो, जो मुझे उम्मीद है आप सब हो, तो आप लोगों का एक सवाल आ सकता है सर स्टार्टअप कंपनी में लोग पैसा लगाएंगे क्यों? नहीं, एक स्टार्टअप कंपनी में लोग पैसा लगाएंगे क्यों? इससे अच्छा तो प्राइवेट कंपनी में लगाएंगे ना पैसा, स्टार्टअप पे नहीं लगाते अपन पैसा। स्टार्टअप क्या पता आज है इसका, कल का नहीं पता, आज है इसका, कल का नहीं पता। आप कहते थे, मैंने एक बार मेरा एग्जांपल भी लिया था, जब मैंने मेरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था ना, बच्चा ट्रस्ट नहीं करता था, हर बात को झूठ मानता था। क्यों? उस टाइम मार्केट के हिसाब से हमें क्या डिफाइन किया जाता था? एक स्टार्टअप है, नया है, नया, क्या पता आज है इसके, कल का नहीं पता। आप मेरे 4-5 साल की हिस्ट्री पता कर रहे हैं जयपुर में, जब मैंने मेरा काम चालू करा है, अच्छे अच्छों को हिला के रख दिया था मैंने साल 2 साल। उसके बाद तो कोरोना आ गया। ये तो हमने जो यार प्लानिंग करी थी, अगर वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो जाती। कहने का मतलब क्या है, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस ना, तो लोग कहते थे स्टार्टअप है। और मैं ये चीज अच्छे से मानता हूं, अगर मैं भी स्टूडेंट होता है, मैं भी गार्जियन होता ना, लोग किसी स्टार्टअप से कनेक्ट नहीं होना चाहते। अपना रिकॉर्ड बताओ, अपना रिकॉर्ड बताओ, कितने बच्चे पास कर रहे हैं। मैंने कहा 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, 13 साल हो गए, बच्चों को ऑल इंडिया रिकॉग्निशन मिल रही है, इतने सारे सीएस बनवा चुका हूं, बट वो मेरे नाम से नहीं थे ना, वो पहले मैं और पढ़ाता था, तो डाउट बढ़ा था मेरे पे। लेकिन जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए थे ना, उन्होंने रेफरेंस करी कि यार जाके पढ़ देख सही होगा काम। और अपन ने फर्स्ट सेशन में ऑल इंडिया रैंक डाल दी, पहले ही सेशन के अंदर। और टचवुड वो आज तक चालू है अपना काम अभी।
क्रक्स क्या बना? स्टार्टअप कंपनीज को इंडिया में 100 तरह की छूटें मिलती है, उन्हीं में से एक एग्जेम्पशन है ये वाली। आई होप लॉजिक समझ में आ गया क्यों एग्जेम्पशन मिली, लॉजिक समझ में आ गया क्यों एग्जेम्पशन मिली। बेटा क्लियर है लॉजिक यहां तक कि स्टार्टअप्स को एग्जेम्पशन क्यों मिलती? चलो अब नीचे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अब ये जो लिमिट है ना 100% वाली, ये कैसे कंप्लाई करनी? देखिए अब ये क्या है? मैक्सिमम लिमिट इन रेस्पेक्ट, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिमिट in respect of deposit to be accepted किससे? From कैपिटल में लिखा है इसको मैंने, from members shall not apply to following classes of private company। नहीं समझा आप ये बात? ध्यान से देखो एक बार, जो मैक्सिमम लिमिट है ना, जो अपन ऊपर पढ़ते हुए आए हैं, या हम कहते हैं नीचे जो अपन प्राइवेट कंपनीज के टाइप पढ़ने वाले हैं, नीचे जो अपन एक प्राइवेट कंपनी के टाइप पढ़ने वाले हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं। अब वो टाइप्स में देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट, कंपनी कौन सी है? पहली चीज, प्राइवेट कंपनी विच इज अ, कौन सी? विच इज अ स्टार्टअप कंपनी। कितने साल तक एप्लीकेबल नहीं? फॉर 10 years from incorporation। पहले जो लिमिट थी ना, ये लिमिट 5 साल ही हुआ करती थी, फिर इसको बढ़ा दी गई लिमिट को, और बढ़ा के कितना कर दिया गया? बढ़ा के कितना कर दिया गया? 10 साल। बहुत 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 आराम से पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो। पहली चीज, फिर से सुनो मेरी बात, अच्छे से सुनो। प्राइवेट कंपनी है, 35% की लिमिट है, हम कहते हैं 35 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं। कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं? स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनीज पे। अब उस स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी में अपन ने सबसे पहला नाम कौन सा पढ़ लिया? स्टार्टअप कंपनी। उसके ऊपर कितने साल तक एप्लीकेबल नहीं? 10 साल तक। तो इनको सबसे बड़ी छूट हमने क्या दे दी? सबसे बड़ी छूट हमने क्या दे दी? वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी है, 10 साल तक 100% तक उठा दो। अब सबसे मेन बात, 100% तक उठा दो। किससे उठा दो बेटा? इसमें दिक्कत क्या है तो ये बताओ ना। कोई बाहर वालों पैसा थोड़ी दे रहे हो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? कभी कभार एक बच्चा सवाल पूछता है, सर ये चीज हो तो गई, बट इसका फायदा नुकसान, मैंने कहा नुकसान छोड़, फायदा क्या? तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? अपन ही तो पैसा लगा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो ही तो पैसा लगा रहे हैं, कोई बाहर वाले का पैसा थोड़ी लग रहा है। बढ़ा के 100 कर दो, क्या दिक्कत है? छूट उनको दे दी, थोड़ा सा इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है इस पे। अब आप ध्यान से पढ़ो, अब आप ध्यान से पढ़ो, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ो। ये तो पहला केस था, ये तो पहला केस था। ये हो गया, एक मिनट, केस 1, मतलब वो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप कंपनी, हो गया पहला केस। अब बहुत 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 ध्यान से देखो, केस 2। क्या लाइन लिखी? क्या लाइन लिखी? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी which complies all of the following conditions। क्या मतलब हुआ? सर बहुत बहुत कंफ्यूजिंग सा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा। कंफ्यूजिंग है कि एक बार देखो, रिकॉल कर रहा हूं आपको यहां तक का, ये देखो प्लीज बेटा मेरे साथ रिपीट कर लो, मेरे साथ रिपीट कर लो, याद हो जाएगी बात आपको। भूल जाओ आप तो सारी बात है। अपन ने क्या करा अभी तक? अपन बात करते हैं सीलिंग लिमिट की, अपन बात करते हैं सीलिंग लिमिट की। सीलिंग लिमिट का ये हो गया अपना पार्ट 1। कौन सी कंपनी पैसा दे रही? रिपीट करो मेरे साथ, कौन सी कंपनी पैसा दे रही?
एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी किससे पैसा ले सकती है? मेंबर से और पब्लिक से। मेंबर से कितना ले सकती है? अप टू 10% ऑफ व्हाट? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम। बट वही एलिजिबल पब्लिक कंपनी अगर मार्केट पब्लिक से पैसा लेना चाहे तो कितना ले सकती है? अप टू 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी। अगर अपन लॉजिक लगाए तो एग्रीगेट लिमिट 35 ही है। ये चीज समझ में आ गई? फर्स्ट पार्ट याद हो गया बेटा? फर्स्ट याद हो गया सबको? यस सर। अब जल्दी से देखो सेकंड पार्ट क्या है। पार्ट 2। पार्ट 2 हमें क्या सिखा रहा है? बेटा पैसा कौन उठा रहा है? पैसा कौन उठा रहा है? एक नॉन एलिजिबल कंपनी पैसा उठा रही है। एक नॉन एलिजिबल कंपनी। अपन ने ये बात अच्छे से समझ ली थी, नॉन एलिजिबल कंपनी कौन सी होती? प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी की लिमिट क्या है? मेंबर से कितना और पब्लिक से कितना? मेंबर से कितना? अप टू 35% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस, और पब्लिक से कितना? अप टू कुछ नहीं है वहां पे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? पब्लिक से बेटा क्या लिखा हुआ है? पब्लिक से पैसा लेना प्रोहिबिटेड। ये हो गया इसका पार्ट। अब फिर सवाल क्या है मन में? सर कोई ऐसे एग्जेम्पशन केसेस बताओ, ऐसे एग्जेम्पशन केसेस बताओ जहां पे लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, जहां पे लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। अब नीचे हम फिर और चले आगे। ये हो गया अपना वापस से पार्ट 2 कंटिन्यू। एग्जेम्पशन का मतलब प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से पैसा उठा सकती है। बेटा कितना पैसा उठा सकती है? up to 100% of paid up capital, free reserve plus security premium. नहीं तो specified IFSC कंपनीज कौन सी होती? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जो बैंक्स में IFSC कोड नहीं होता, ये उसको मैनेज करने वाली कंपनीज होती। अच्छा सो एग्जाम में अगर डाउट आ जाए, मौके पे याद नहीं आ रहा कुछ, और इस कंपनी का नाम आ जाए, अंदरूनी फील लो और मान लो एग्जेम्प्टेड। इसकी पूरी एक चार्ट, एक लिस्ट बनी हुई है जहां पे बता रहा है एग्जेम्पशंस क्या-क्या मिलती। तो अगर मान लेते हैं एग्जाम में कोई डाउट आ जाता है ना, स्पेसिफाइड IFSC कंपनी का नाम आ जाए लिखा हुआ, अंदर से फील दे दो और कसम खा लो कि एग्जेम्प्टेड है। समझ में आ गई बात? एग्जेम्प्टेड है क्योंकि इनके लिए प्रोविजन यहां नहीं बनते, इनके लिए प्रोविजन RBI और ये सब बनाते हैं। अब बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा, ये 35% से ज्यादा, और हम कितना उठा रहे हैं? अप टू 100। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? केस, पहला केस, वो प्राइवेट कंपनी जो कौन सी है? वो प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी को हमने छूट दे दी 10 सालों तक मेरे भाई, 10 सालों तक अपने मेंबर से कितना पैसा उठा ले? अप टू 100 ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप सवाल क्या बना केस 2? वो प्राइवेट कंपनी जो नीचे दी हुई सारी कंडीशंस पूरी करे। देखो सामान्य प्राइवेट कंपनी ऊपर आ गई, स्टार्टअप कंपनी यहां आ गई, तो ये कौन सी प्राइवेट कंपनी? ये स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनीज है अगर ये कंडीशंस पूरी करे तो। समझ में आ रही बात? मान लो नॉर्मल जैसे सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड, आपने नाम सुना? जयपुर के हो या जयपुर आए हो, कभी आसपास घूमे फिरे हो तो आपने देखा होगा सोडानी वाली की शॉप आती है आगे, उसका पूरा नाम क्या है? सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड। बहुत सारे जनों को जो जयपुर के हैं ना, उनको यही पता था वो प्राइवेट कंपनी। ईमानदारी से बताना, पता था क्या पहले? पता था? पता नहीं, मुझे चेहरे से सुनने लग रहा है। हाँ, उसका तो मेरे को भी नहीं पता क्योंकि वो हमारे रेंज में नहीं आता है। तो ये सब प्राइवेट कंपनीज है यार, ये प्राइवेट कंपनीज है। ये अगर डिपॉजिट लेना चाहते हैं मेंबर से लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? अप टू 35 लो। बट मान लो सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड अगर नीचे दी हुई अभी सारी कंडीशन पूरी करे ना, तो ये नहीं 35 नहीं, कितना ले सकते हैं? 100 ले सकते हैं। बेटा फर्क समझ में आ रहा है क्या? अगर सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड है तो 35% है, स्टार्टअप नहीं है क्योंकि। बट अगर सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड नीचे दी हुई सारी कंडीशंस पूरी करे ना, तो 35 नहीं, वो कितना उठा सकते हैं? 100। समझ में आ गई बात? अब जल्दी से आगे बढ़ो, क्या लिखा? अब कंडीशंस क्या? पहली कंडीशन क्या लिखी हुई? क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट, which is not, क्या लिखा है? an associate or subsidiary company of
एनी अदर कंपनी, क्या मतलब हुआ इसका? इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इस कंपनी की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। ये नहीं कि सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड इसकी होल्डिंग कंपनी मान लेते हैं, कोई सोमानी वाला है, सोमानी वाले की सब्सिडियरी मान लो सोडानी है। ऐसा केस नहीं है, सोडानी स्वीट्स की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। और आसान शब्दों में कहूं, सोडानी स्वीट्स को कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करता। नहीं समझा बात? अगर मान लो सोडानी स्वीट्स किसी की सब्सिडियरी है तो कोई इसकी होल्डिंग होगा, होल्डिंग होगा तो सोडानी को कंट्रोल कर रहा होगा। हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, सोडानी स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है, क्या है, क्या है? उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, उसे कोई दूसरा कंट्रोल नहीं करता। सर क्या दिक्कत आ जाएगी अगर कोई दूसरा कंट्रोल करेगा? तो बेटा उससे भी तो अप्रूवल लेने पड़ेंगे। आप खुद के लिए तो काम कर रहे हो, आप खुद के लिए तो काम कर रहे हो, आप खुद के लिए तो काम कर रहे हो, किसी और से तो पूछना ही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अब लिमिट्स आ रही है, बहुत बहुत ध्यान से। सेकंड कितना है? द बोरोइंग्स किससे? फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कितना? और एनी बॉडी कॉर्पोरेट is less than twice of paid up capital, एक ही बात है ना, और 50 करोड़, whichever is, एक बार लिख लो दोनों कंडीशन एक साथ, फिर मैं एक साथ समझाऊंगा क्या है। तीसरी कंडीशन क्या है? Such a company has not defaulted in the repayment of such borrowing subsisting at the time of accepting deposits. पता है इस लाइन को बहुत सिंपल करके भी लिख सकते थे। नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, खत्म कहानी। अब पता बच्चा कहता है लैंग्वेज याद नहीं होती, बनाना सीखो ना यार, तुम लोग क्या दिक्कत आ रही है? बनाना सीखो, क्या दिक्कत आ रही है? ये इतनी टेढ़ी लाइन लिखी हुई है, सिंपल अगर लाइन बताओ ना क्या लिख सकते हो? देयर इज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, खत्म कहानी। सबसिस्टिंग मतलब एग्जिस्टिंग, जो चल रहा है अभी। आज मैं कह रहा हूं मैं नया पैसा देने वाला हूं, पुराने वालों का चुका नहीं पा रहा हूं। अब देखो तीन कंडीशन क्या थी, पहली क्या थी? पहली क्या थी? फर्स्ट क्या थी? ये क्या नहीं है किसी के एसोसिएट या किसी के सब्सिडियरी नहीं। सेकंड, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं पूरा। ये जो पैसा उठा रहे हैं ना, ये जो पैसा उठा रहे हैं वो कितना है? कितना है? मान लेते हैं बेटा इनकी पेड अप कैपिटल, मान लो इनकी पेड अप कैपिटल है 50 करोड़। लिमिट कैसे चेक करनी है? पेड अप कैपिटल का ट्वाइस 50 करोड़ इंटू 2 कितना हुआ? 100 करोड़। और कंपेयर कैसे करना है? एक फिक्स लिमिट है 50 करोड़ की, इनमें से बेटा जो भी क्या आ जाए लेस। लेस कितना है? नहीं समझ में आता बेटा, पेड अप कैपिटल 50 करोड़ है मान लेते हैं, तो उसका जब हमने ट्वाइस करा तो हो गया 100 करोड़। कंपेयर कर लो एक फिक्स मॉनेटरी लिमिट 50 करोड़ से, और इन दोनों में से जो भी कम आ जाए। अब जो भी इनमें से कम आ रहा है, जो भी इनमें से कम आ रहा है, आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? जो भी इनमें से कम आ रहा है वो हम ये कह सकते हैं इसकी क्या हो गई? मैक्सिमम लिमिट। मतलब 50 करोड़ से ज्यादा तो आप ले नहीं सकते, आपको 50 के अंदर ही लेना है। तो आपकी जो आज अभी बोरोइंग चल रही है ना, जो आपकी आज अभी बोरोइंग चल रही है वो 50 करोड़ के अंदर ही।
समझ में आ गई बात? मतलब आप जो नया देने वाले हो ना पैसा, वो भी 50 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मान लो पहले बेटा में दे चुका था 40 करोड़, आज देने वाला था 15 करोड़, क्या दे सकता हूँ क्या? 40 प्लस 15 कितना हो गया? 55, जबकि लिमिट कितनी निकल रही है? 50 की। समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गई ये बात सबके? Yes, sir. अच्छे से क्लियर है? कॉपी कर लो अभी मिनट जल्दी से इसको। ये 8 मार्क्स का टॉपिक है, 8 मार्क्स का। एग्जामिनर पूछ ले तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सेम। जल्दी से कॉपी कर लो। और क्या पता कैसे भी पूछ ले यार, ये जो बोरोइंग वाला पॉइंट था ना, ये कोई प्राइवेट कंपनी की सिचुएशन आपको दे दे, आपको पेड अप कैपिटल का अमाउंट बता देगा, बोरोइंग्स का अमाउंट बता देगा, आपको हार्डली चेक करना है क्या ले सकते हैं, नहीं ले सकते। जल्दी से कॉपी कर लो। अच्छा जनरली बताओगे कि केवल डायग्राम समझाना होता, आपको नोट्स में लिख के या आपको सामने फोटो दिखा के समझाना होता, 45 मिनट लगते हैं कि 40 मिनट? मैं मानता हूं 10 से 15 मिनट लगते हैं। बट अगर हाथ से आपने डायग्राम बना लिया है ना, हाथ से अगर डायग्राम बना लिया तो हो सकता है याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन लिखवा देता हूं ताकि एग्जाम में हो सकता है सेम क्वेश्चन भी आ जाए, तो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन लिखो एग्जाम्स के लिए। बेटा कॉपी हो गया? वैसे तो हो सकता है कॉपी कराई ना हो, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे फोटो तो भेजी है, हम बाद में कर लेंगे कॉपी। क्वेश्चन लिखो एग्जाम्स का, लिखो। अभी ये क्या, एक मिनट, सिलेक्ट हो गया। केस स्टडी। पूछा जा सकता है एग्जाम में ये। मैं आपको वो क्वेश्चन बनवा रहा हूं जो मैं मानता हूं कि अगर मैं पेपर सेटर हूं ना, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं। लिखो, XYZ लिमिटेड, सॉरी XYZ प्राइवेट लिमिटेड। पहले तो सवाल जब देखोगे ना तो आपको पहचानना पड़ेगा, P डॉट लिमिटेड मतलब प्राइवेट लिमिटेड है। XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज existing borrowings amounting to 40 crores। XYZ प्राइवेट लिमिटेड की एग्जिस्टिंग बोरोइंग है अभी कितनी? 40 करोड़ की। एंड इट्स पेड अप share capital and its paid up share capital is 50 crores। Company wants to accept deposits from its members amounting to 15 crore examine the validity। क्या बेटा इतना पैसा उठाया जा सकता है या नहीं? अब पता है इसका जब आंसर लिखोगे आप क्या गेम खराब करोगे, पता है आप गलती क्या करोगे? यहां देखो, आपको तो लगेगा केवल आपको ये वाला पॉइंट समझाना है,
ये लग रहा है अभी? नहीं, आपको तीनों समझा दें। आप भूल गए शायद, देखो क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। वो प्राइवेट कंपनी विच कंप्लाई, क्या लिखा हुआ है जो तुमने हल्के में ले लिया, इसके ऊपर आ गया ये। कोई एक कंडीशन नहीं है, जितना आसान तुम्हें लग रहा है कि फोकट में वो तो नंबर दे रहा है, वो इतना पागल नहीं है पेपर सेटर। अब इसी क्वेश्चन में देखो एक बात अगर मैं और ऐड करवा दूंगा नीचे भी, इसी का एक सब पार्ट बनवा के, ताकि तीनों कंडीशन सेट हो जाएगी। अच्छा, जब हमने लिमिट देखी, पहली बात, क्या हम विद इन द लिमिट थे या एक्सीडिंग द लिमिट थे? एक्सीडिंग द लिमिट थे। क्या हम दे सकते थे क्या? नहीं दे सकते थे। ये बात तो समझ में आ गई होगी। देखो इसकी हिंट देखो, मैं बताता हूं फिर क्या। हिंट देखो बेटा जल्दी से। हिंट, नॉट अलाउड। क्यों? हमने जब कंडीशन देखी ना, हमने लिमिट देखी, तो वहां पे थी ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ इनमें से जो भी कम आ जाए। तो जब हमने लिमिट यहां लगाई, तो 50 करोड़ का जब दोगुना करा और कंपेयर करा 50 करोड़ से, तो इसका आंसर कितना निकल गया? 50 करोड़। अब इसमें से मेरी एग्जिस्टिंग बोरोइंग कितनी है, बचा कितना, और जबकि मैं लेना कितना चाह रहा हूं, अलाउड है क्या? नॉट अलाउड। ये तो सिंपल था, ये चीज तो समझ में आ गई। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखो, बी पार्ट। एक मिनट, हाँ, व्हाट वुड बी योर आंसर if borrowing is 10 करोड़? अलाउड है? हिंट, अलाउड। इसी का तीसरा पार्ट क्या? पूरा कैलकुलेशन नहीं, बहुत। चलो एक काम करो, जैसे क्वेश्चन था ना, मैं आपको इसका लाइव आंसर लिखवाता हूं अभी। एग्जाम में कैसे लिखता हूं, हो सकता है कुछ अपने दिमाग में समझ में आए कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है। और बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए यार। इस क्वेश्चन में तो लिमिट भी आ गई। आपका एक डाउट नहीं आता जब नंबर ऑफ कंडीशंस होते हैं उसमें एक ही पॉइंट एप्लीकेबल होता है, तो क्या हमें सारे समझाने हैं, क्या करना है, उसका आंसर भी मिल जाना है। एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, मैं लाइव क्लास में इसका प्रॉपर एक आंसर लिखवा रहा हूं अभी आपको। इससे बढ़िया तरीका नहीं है प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने का। इसी चीज को आपको अगले टेस्ट में कैरी करना है। इन केस अगर नहीं समझ में आता तो फिर मार्क्स नहीं आते। ध्यान से लिखो अगला पार्ट, व्हाट वुड बी योर आंसर if company XYZ Private Limited is an subsidiary company of company PQR Limited. Hint, not। ये बेटा जितना प्यारा, जितना आसान भी लग रहा है ना आपको लिखना, अलाउड नॉट अलाउड बताना, एग्जाम में इतनी इजी बात नहीं चलेगी। वो सेंटर का प्रेशर फील कर रहे हो तो आंसर लिख रहे होते हैं, सवाल पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है। यहाँ भी आप प्रेशर फ्री बैठे हो, आराम से, गलत भी हो गया कोई दिक्कत नहीं। वहां गलत होने का मतलब 5 मार्क्स गए पानी में। अब देखो इसका आंसर लिखवाता हूं आपको, बहुत बहुत ध्यान से आंसर लिखो। आंसर राइटिंग लिखो। एक मिनट रुकता है यार, कौन आ रहा है, कौन है? एक मिनट ना, एक मिनट, कोई आए तो बता देना एक मिनट। हाँ, इसका चलो। अब सर सेक्शन तो देखो, मैं याद होना नहीं, ना हम याद करने वाले, 100 बातों की बात हम नहीं याद करेंगे। लिखो आप, as per the applicable
provision of Companies Act 2013. As per the applicable provision of Companies Act 2013, a private company can accept deposits only from its members, वो भी कितना, amounting to maximum 35% of paid up capital plus free reserve plus securities premium. अब सर देखो ये बात भी वहां बेटा समझानी पड़ती है, आप लोग नहीं समझा रहे होंगे, आप सीधे उस पॉइंट पे आ जाते हैं। आप ये तो बताओ पहले ये चलता है, फिर इसका एग्जेम्पशन पॉइंट है नीचे वाला जो हम करने वाले। तो सामान्यतः एक प्राइवेट कंपनी कितना पैसा उठा सकती है, अप टू 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। आगे लिखे पैरा चेंज करके, बट इफ अ प्राइवेट कंपनी complies कितना, all of the following conditions, then it can accept deposits up to कितना, 100% of paid up capital plus free reserve plus securities premium. कॉपी करो एक बार ये, मतलब 5 मिनट बैठो है ना, एक सेशन कंप्लीट हो रहा है। हाँ यहाँ बैठ जाओ आराम से। हाँ कितना ले सकते हैं आप, 100% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बहुत 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 ध्यान से आगे, यहाँ पे आपको वो तीनों कंडीशन समझनी पड़ेगी। आप पता है एक चीज समझो, जब आंसर लिखना था ना, पहली चीज तो पता है आप क्या गलती करते, आप सीधे केवल वो पॉइंट लिख देते। फिर विनय भाई मेरा क्या कहता, सर आपने क्या कहा था, आंसर शुड बी टू द पॉइंट, देखो मैंने सीधे बोला पॉइंट लिख दिया। अब ये सब जो आप नहीं समझा रहे हो ना, तो आप मान लो 5 में से 2 मार्क्स तो आपके इसी के माइनस हो गए। तो प्रोविजन इस तरीके से पूरा समझाना पड़ेगा आपको। कभी भी अगर आप याद करोगे डायग्राम का पार्ट आ रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन ओनली द डेड पार्ट जो आपके काम आ रहा है। पहले ये तो बताओ जनरल चलता क्या है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये चलेगा। समझ में कुछ दिमाग में बैठी, कुछ दिमाग में बैठी या नहीं बैठी ये चीज का आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सीधे नहीं समझाना होता स्पेसिफिक यार, सीधे नहीं समझाना होता। थोड़ा बहुत जैसे घर पे मम्मी पापा से बात नहीं करते, आप कोई काम करवाने टाइम थोड़ी यहाँ की बातें करते हैं, वैसे वही कहानी है। पहले आसपास का प्रोविजन तो समझो, सीधे मत समझो। फिर पता बच्चा क्या कहता है, सर एक ही पॉइंट पे तो क्वेश्चन आया था, इतना सा तो उसका आंसर बनता, कैसे लिखते हैं हम 4 नंबर में। समझ में किस तरीके से आंसर कंप्लीट हो रहा है। अब देखो ये तो प्रोविजन हो गया आपका, ये तीनों पॉइंट आप लिख रहे हैं ठीक है। अब पैरा चेंज इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इन द गिवन केस। गिवन केस मतलब क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है। इन द गिवन केस कंपनी XYZ प्राइवेट लिमिटेड wants to accept 15 करोड़, कितना था, 15 था ना, wants to accept 15 crores as deposits from members, whereas paid up capital is कितनी, 50 करोड़, and existing borrowing कितनी है, existing borrowing is 40 CR। ये होता है गिवन केस। बहुत लॉजिकल आंसर है यार, पहले प्रोविजन समझा दो, प्रोविजन समझाने के बाद सवाल समझो, सवाल में क्या पूछा है। अब दोनों को क्या करना है, रिलेट करना है, रिलेट करके बताना है कि जो हुआ है वो सही हुआ या गलत हुआ। रिलेट करके बताना है कि जो सही हुआ वो मतलब जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। अब लास्ट पार्ट कैसे बनता है, हेंस in the light of
above mentioned provision. Hence, in the light of above mentioned provision, borrowing of 15 crores from members is not, क्या लिखोगे, valid, is not tenable. अब बहुत ध्यान से देखो, debtors, अब एक्सप्लेन कर दो वो कैलकुलेशन, अब एक्सप्लेन कर दो कैलकुलेशन. देखो एक बार वापस से देख लो, पहले तो प्रोविजन समझाना सही से, सेकंड पार्ट में इन द गिवन केस क्या 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 हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, और लास्ट में क्या करना है, हेंस इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन, सेम टू सेम सेंटेंस चलेगा. मैंने आपको जो पीडीएफ शेयर करी थी बच्ची की, उसके अंदर भी आप पढ़ लेना इसी तरीके से, हेंस इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन प्रोविजन इट कैन बी कंक्लूडेड द डिसीजन टेकन बाय द कंपनी इज नॉट टेनेबल. अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट कहां समझाना है, कहां समझाना है, एकदम लास्ट में. बेटा तो आंसर जस्टिफाई करते हो ना अपना, जब भी कैलकुलेट करके जस्टिफाई करो कि इसलिए हम ये कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं इनवैलिड है, इसलिए कह रहे हैं, देखो ये ली कैलकुलेशन इसकी. और जो बायबैक वाला सवाल दिया था लास्ट में, बायबैक की कैलकुलेशन समझा दी थी, पहले प्रोविजन इन द गिवन केस और लास्ट में पूरा बायबैक भी समझा. स्मार्टली अपने को दिमाग लगाना पड़ता है कितना बायबैक समझाना है और क्या समझाना है. जो सवाल था लिमिट वाला, लिमिट से रिलेटेड प्रोविजन सारे समझाने हैं. ये है. अब ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स में. अब मुझे बताओ जस्टिफाइड आंसर बना नहीं बना. और वैसे भी बेटा एक बात ध्यान रखना, आंसर की लेंथ नहीं होती है, आंसर का कंटेंट होता है. हो सकता है आंसर 1.5 पेज का हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात हो गया. एक पेज में भी समराइज हो जाए तो भी 5 आउट ऑफ 5 आते हैं. विदाउट एनी सेक्शन, विदाउट एनी सबसेक्शन, विदाउट एनी केस, विदाउट एनी फॉर्म नंबर, स्टिल यू गॉट फुल आउट ऑफ फुल. कुछ कुछ क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आंसर कैसे लिखना है, समझ में आ गई बात. अब मैं ये देखना चाहूंगा जब अगला टेस्ट होगा ना, तो आप आंसर राइटिंग में अप्लाई कैसे करते. और प्लीज मैं कहूंगा थोड़ा अटेंटिवली और स्मार्टली टेस्ट देना, केवल देने के लिए मत देना, अदरवाइज कोई काम नहीं होना उसमें, कोई भी काम नहीं होना. अब 2 मिनट के लिए सामने यहाँ देखो, एक टॉपिक मुझे इसमें और करना है आपको, इधर ये पढ़ो एक बार, ये आप लोग पढ़ो. मैं बेटा हार्डली 10 मिनट्स में वापस कंटिन्यू कर दूंगा ना, जब तक आप इस पूरे टॉपिक को प्लीज रीड आउट कर लो एक बार. 10 मिनट्स में वापस स्टार्ट करता हूं क्लास. बेटा टॉपिक पढ़ लिया. हाँ, अब जल्दी से इसको पढ़ के उसको फ्री कर लेते हैं ताकि मंडे से अपन नया स्टार्ट कर लें. डिविडेंड, सीएसआर, ये 2 चैप्टर और स्टार्ट करने हैं मंडे को. जल्दी से पढ़ते हैं. चले. हर वो कंपनी जो कहां रेफर्ड है सबसेक्शन 2 सेक्शन 73, मतलब एक एलिजिबल कंपनी है, एक एलिजिबल कंपनी है जो डिपॉजिट लेना चाहिए किससे, अपने मेंबर्स से. बहुत ध्यान से पढ़ो मेरे साथ, किससे डिपॉजिट लेना है, अपने मेंबर्स से. बेटा उनको क्या इशू करना पड़ेगा, किसको इशू करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, इन फॉर्म डीपीटी 1. मतलब वो कंपनी जो डिपॉजिट लेना चाह रही है, वो कंपनी जो डिपॉजिट लेना चाह रही है, मेंबर से लेना चाह रही है, तो क्या दे दो, सर्कुलर. कैसे दे दो भाई, स्पीड पोस्ट दे दो, आप चाहो रजिस्टर्ड पोस्ट दे दो, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मींस से दे दो. कभी कभार एक बच्चे के डाउट आता है, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट में फर्क क्या है, पूछा नहीं तुम लोगों ने, बताओ. रजिस्टर्ड नॉर्मल पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट होता है जल्दी पहुंचने वाला. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल शेयर कर लो यार, मेल शेयर कर लो, आजकल मेल का जमाना है. फॉर्म नंबर क्या है, DPT 1. In addition to the issue of circular to all members in the manner specified above, the circular may be published in English language in an English newspaper, vernacular language in a vernacular newspaper, having a wide circulation in the state in which the registered office of the company is situated. सर याद कैसे होगा ये बेटा, ऐसे याद होगा. ये देखो बहुत ध्यान से, कंपनी कौन सी है मेरे भाई, एलिजिबल कंपनी. क्या इनवाइट कर रही है, क्या इनवाइट कर रही है, इनवाइट डिपॉजिट्स. यार किससे इनवाइट कर रही है,
अपने मेंबर से। तो मेंबर के लिए क्या इशू कर दो मेरे भाई? इशू सर्कुलर। अब सर्कुलर इशू करना है तो कैसे इशू करूं? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, और नहीं तो जो आजकल चलता है इलेक्ट्रॉनिक मींस। साथ ही साथ इसे पब्लिश कहां करना है? पब्लिश्ड कहां पे? इंग्लिश एंड सेकंड एक वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में। वर्नैक्युलर मतलब जो वहां की रीजनल लैंग्वेज चलती है। कैसे याद नहीं होगा? आप कोई कसम ही खा लेना मुझे याद नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो कितनी कोशिश कर ले हम याद नहीं करेंगे तो बात ही अलग है। बट ऐसे देने को भी याद हो जाएगा। क्यों? अपने आप से सवाल करो, एलिजिबल कंपनी क्या लेना चाहिए? डिपॉजिट। किससे लेना चाहिए? मेंबर से। अगर मेंबर से लेना है तो क्या इशू करना है? सर्कुलर। कैसे इशू करना है? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन। और साथ में क्या करना है? इसे पब्लिश करना है। कहां पब्लिश करना है? इंग्लिश और वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में। खत्म कहानी ये वाली। अब आप ये देखो, इसके लिए आपने पढ़ा क्या था? पूरा इतना बड़ा पैरा पढ़ा था एक। वो इतना बड़ा पैरा इतने से फ्लो चार्ट में आ गया। आगे देखो, एडिशनली क्या लगाना है मेरे भाई? एडिशनली एक सर्टिफिकेट लगाओ। किससे? स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। डीपीटी 1 के साथ क्या बताना है? क्या बताना है? कंपनी ने क्या नहीं करा? नो डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट either before or after commencement of act, and in the case company had committed a default, वो 5 साल वाली, सॉरी, and in case company had committed a default accepted either before or after commencement of the act, a certificate from the statutory auditor shall be attached stating that the company has made good the default and the period of 5 years has lapsed since the date of making good the default. याद आ रही है ये बात? आसान शब्दों में बताऊं क्या? यहाँ देखो, यहाँ देखो एक बार ध्यान से। बेटा सर्कुलर कौन से फॉर्म में जाता है? डीपीटी 1। यहाँ देखो, अब ये जो सर्कुलर है ना, इसके साथ कर दो अटैच। क्या अटैच करना है? यार मेरे लिए देखो सिस्टम आसान रहता है। मेरे लिए स्क्रीन को आगे पीछे रोटेट करना, स्क्रॉल करना है हार्डली। कभी कभी जब आप डायग्राम बना रहे होते हो ना, अब मैंने तो यहाँ ऐड कर दिया, तुम्हारा पेज वहां खत्म हो गया, तो आप कैसे भी करके उसको कनेक्ट कर लो, तो लगा के नीचे ले आओ। कि मेरा दिमाग क्या कहता है, उस डायग्राम को कैसे और ज्यादा समराइज करें। मैं क्या हमेशा बना के नहीं रखता ये डायग्राम? कोई बने हुए थोड़ी, अपन लाइव बना रहे हैं, सारे लाइव बना रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं, हैंड बना रहे हैं। ज्यादातर लोग तो अपने डायग्राम बना के रखते हैं पहले, अगर देखा हो कभी आपने। फिर डायग्राम को समझाते रहते, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। यहाँ तो हम पढ़ पढ़ के डायग्राम बना रहे हैं कि कैसे डायग्राम को सम अप कर ले। अब देखो, ये अपने डायग्राम का पार्ट फर्स्ट हो गया पॉइंट का, और ये उसका सेकंड पार्ट हो गया। मतलब फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पार्ट कैसे? अटैच क्या करना है मेरे भाई? अटैच क्या करना है? एक स्टेटमेंट। कौन देगा ये स्टेटमेंट? कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। किस खुशी का स्टेटमेंट है ये? किस बात का स्टेटमेंट है? इस स्टेटमेंट में हम ऑडिटर से क्या बुलवाना चाह रहे हैं? कंपनी ने क्या नहीं करा है? नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। अब बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। इफ डिफॉल्टेड, अगर डिफॉल्ट किया है तो साथ में एक स्टेटमेंट लगाओ। किस चीज का स्टेटमेंट? 5 years have lapsed from the, ये देखो यहाँ पे क्या था, हाँ, from the date of making the default good, मतलब सही करने। समझ में आ गया?
मॉड्यूल पढ़ना, मॉड्यूल को बेस बना के पढ़ना बहुत बहुत बहुत, और मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा आसान है अगर ये चीजें साथ में हो तो। ये लैंग्वेज तो मैं नहीं मानता कि तुम याद कर लोगे सारा। अब इससे लैंग्वेज कैसे बननी है? लैंग्वेज कैसे बननी है? Eligible company which is inviting deposit from member shall issue a circular in form DPT-1 either by the registered post, speed post or electronic means, and additionally it may also be published in an English or vernacular language newspaper. Sorry, and आएगा बीच में, English and vernacular language newspaper. पैरा चेंज करके along with the circular and the statement from statutory auditor shall also be attached, stating that company has not committed any default in the payment of deposit. But in case company has made a default, then the statement shall also be attached that default has been made good. और कितने साल खत्म हो चुके? 5 साल। अब थोड़ा बहुत तो तुम शब्दों को जोड़ के लैंग्वेज बनाना सीखो ना। कौन पागल कहता है कि तुम्हें याद करना है? ये कोई नहीं है, कोई भी नहीं कहता। और जो कहते हैं मेरे हिसाब से पगला चुके हैं वो लोग। अगर लोग कहते हैं ना लॉ में अपन को मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, उनसे एक बार पूछो कंपनी लॉ में 25 या 28 चैप्टर है। जेआईएल की लैंग्वेज माशाल्लाह है, ईबीसीएल जानलेवा है, सेटिंग अप की लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज याद करोगे, कितना रट्टा मारोगे यार। ना मैंने कभी पढ़ते वक्त और ना मैंने पढ़ाते वक्त कहा, आज तक नहीं कहा कि ये सेम लैंग्वेज आपको वहां लिखनी है। अब मुझे एक चीज बताओ प्लीज, इससे आप लैंग्वेज बना सकते हो या नहीं? मॉड्यूल पढ़ने में दिक्कत आ रही है? बच्चों की एक मिथ है, एक सोच है, सर मॉड्यूल नहीं पढ़ पाते हम लोग, हमें मॉड्यूल से पढ़ने में दिक्कत आती है। जनरली बताओ दिक्कत आ रही है कैसे? अगर मैं समअप करवा रहा हूं आपको सारा, मेरा समय लग रहा है उसमें यार। इससे अच्छा ये एक लाइन डाल के दे दूं किसी रेफरेंस किताब को टीप के, इससे अच्छा ये करो ना आप। मार्क्स आएंगे जब आप ये पढ़ के जाओगे, मार्क्स नहीं आएंगे कब? जब आपको समराइज नोट्स पढ़ के जाओगे। आप बहुत ध्यान से सेकंड पढ़ो। अब सर ये पॉइंट में देखो कहानी सेम आ रही है, एक बात एड ऑन है, ये देखो यार ऊपर सेम लिखा हुआ है सर, ऊपर सेम लिखा हुआ है सर। अब यहां देखो एक बात, अपना डायग्राम चल रहा था, ये रहा, हमने क्या निकाला? सर्कुलर। हमने भेज भी दिया, अटैच भी कर दिया, अखबारों में भी छपा दिया। यहीं पे ऐड कर दूं एक बात और, ये देखो, also posted on website of company if any। अगर कंपनी की वेबसाइट यार वहां पे भी चिपका दो उसको एक बार। अपन ने मॉड्यूल को तो पढ़ा तो सेकंड पॉइंट में न्यूज़पेपर के साथ था ना पॉइंट, तो उसी के साथ ऐड कर दिया। ये आपका पॉइंट नंबर सेकंड हो गया ना, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका। ये जो अपन ने करा नंबरिंग डालते हुए अगर अपन चले, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया आपका। यार चार्ट्स बनाना सीखो, फ्लो चार्ट बनाना सीखो, चीजों को सम अप करना सीखो और पहले अटेम्प्ट में पास होना सीखो। हम पढ़ा देंगे, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ भी लोगे कोई दिक्कत नहीं, आप पास नहीं होंगे, लेकिन केवल पढ़ने से समझने से आप पास नहीं होंगे, आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। और लिखने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग में होना जरूरी है टॉपिक का, और वो इसी तरीके से होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। तीसरा क्या है? वही चीज आ रही है वापस, वो वेबसाइट वाली बात जबरदस्ती रिपीट हुई। चौथा पॉइंट पढ़ो, no company shall issue or allow any other person to issue or cause to be issued on its behalf any circular or advertisement unless such circular in the form of advertisement is issued on the authority in the name of BOD। कंफ्यूजिंग है सर, बहुत बहुत ज्यादा लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। मतलब कोई भी कंपनी किसी को अलाउ नहीं करेगी सर्कुलर इशू करना, किसी को भी अलाउ नहीं करेगी। कब अलाउ नहीं करेगी? अनलेस सच सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज इशूड ऑन द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ बोर्ड। इस पॉइंट को सिंपल करूंगे, यहां देखो, आ दो तीसरे पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट चार्ट ये देखो वापस से एक बार, यहां से चला, यहां तक जुड़ा, सेकंड पॉइंट बना, अब आ गया थर्ड पॉइंट, सर्कुलर या इसे क्या नाम दे दो बेटा, एडवर्टाइजमेंट। यार 90% काम कौन करता है कंपनी का? हम तो जब से मेरे से कनेक्टेड है, मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, 90% काम कौन करता है कंपनी में? बीओडी। तो क्रक्स क्या बना?
circular advertisement issued only by the board of director. अब देखो कितना कंफ्यूज करके पॉइंट को लिखा हुआ है, रेफरेंस के अंदर भी इसी तरीके से कंफ्यूज करके लिखा जाता है। ये देखो सिंपल इतना सा लिखना है, such circular advertisement shall be issued only by the board of directors. इसे ऑथराइज कौन करेंगे? BOD, और इशू भी कौन करेंगे? BOD। पांचवा पॉइंट, यार मार्केट में जब इशू करते हो और आप कंपनी हो तो उससे पहले कहां फाइल करना होगा? पढ़ो देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा। पढ़ के देखो, no circular or circular in the form of advertisement shall be issued by or on behalf of a company unless not less than 30 days before the date of issue it has been delivered with ROC for registration, signed by the majority of directors. क्या कहानी बनी यहां देखो, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट, क्या करना है मेरे भाई? इट मस्ट बी फाइल्ड विद ROC। कब फाइल करना है? बिफोर 30 days ऑफ इशू करने से 30 दिन पहले। मेरी इच्छा है कि मान लेते 31 जनवरी को मुझे इशू करना है सबके लिए, मेंबर्स के लिए, तो उससे कितने दिन पहले ROC में लग जाना चाहिए? 30 दिन पहले। क्यों लगा रहे हैं ROC पे? रजिस्टर करवा देंगे। क्या हम ऐसा काम करने वाले हैं? और लास्ट पॉइंट ये ले, स्टार मार्क लगाओ, क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए। सर कंफ्यूजिंग सा है देखो, a circular in the form of advertisement shall be valid until the expiry of 6 months from the date of closure of the financial year in which it is issued, or until the date on which financial statement is dated before the company in the AGM, or AGM for any year has not been held, the latest day on which that meeting should have been held। क्या है यार ये बकवास बात है, नहीं समझ में आ रही ना? यहाँ देखो, आपकी परेशानी आसान करने के लिए तो मैं बैठा हूं यार। ये देखो पांचवा पॉइंट, वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट। मेरे भाई कितनी वैलिडिटी है इसकी? यहां देखो जल्दी से, एक मिनट आ गया ये, ठीक। इसकी वैलिडिटी कहां तक है? अप टू 6 months from end of financial year or date of AGM। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना यहाँ पे, एक बार देखो, और where AGM is not held, the last day on which AGM should have been held। इनमें से जो भी क्या है, whichever is earlier। नहीं समझ में आया भाई? वैसे तो किताबी तो समझ में आ गया। यहां देखो बेटा, एजीएम की डेट है मान लेते हैं, एजीएम की डेट है मान लेते हैं 31 जुलाई। कंपनी का ईयर कब कंप्लीट हो जाएगा? 31 मार्च को। तो वहां से 6 महीने का पूरे होंगे।
इसका एग्जांपल बनाऊं देखो आपके लिए पूरा। मान लो 31/3/2022 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया। यहां से कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने कहां पूरे हो गए? 30/9/2022। ये तो फिक्स डेट है जिससे कंपेयर करना है, तो फिक्स डेट है जिससे कंपेयर करना है। अब डेट ऑफ एजीएम क्या आ रही है? डेट ऑफ एजीएम क्या आ रही है? अगर एग्जांपल लेके चले तो 31 जुलाई। इनमें से जो भी अर्लियर आ जाए। अर्लियर कौन सी डेट आई है? आपका एडवर्टाइजमेंट लैप्स हो जाएगा 31 जुलाई को। लैप्स हो जाएगा मतलब अगर अभी भी पैसा देना है ना तो वापस से नया निकालो, इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी 31 जुलाई को। सर लेकिन ये क्या है? ये है मेन बात। तो ये क्या है? किसी रीजन से इस साल एजीएम ही नहीं हुई, तो वो लास्ट डे जब तक एजीएम हो सकती थी उस दिन तक भी अगर नहीं हुई ना तो उस डेट को ले लो। नहीं समझा? मान लो इस साल एजीएम नहीं हुई तो वो लास्ट डेट जब तक एजीएम हो सकती थी। मान लो आपको बता देता हूं अभी शॉर्ट में, वो डेट होती है 30/9 होती है। एजीएम होती है ईयर कंप्लीट होने के 6 महीने के अंदर। लिखा हुआ है लॉ में, जनरल मीटिंग के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहां लिखी हुई बात। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स में एजीएम होती, तो वो डेट भी 30/9 आ रही, ये डेट भी 30/9 आ रही, तो एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली एक्सपायर कब हो जाएगा? वापस से देखो एक बार, अप टू 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये तो हमेशा याद रखो, फिक्स है 30/9 ही आएगा हमेशा। ये तो फिक्स है कि हमेशा क्या आना है? 30/9। एजीएम की तारीख पता हो ना जब, तो सीधे सीधे उससे कंपेयर कर लो। देखो पहला कनेक्शन तो बेटा ये वाला बैठा, पहला कनेक्शन हुआ ये वाला। अगर नहीं हुआ ना तो दूसरा कनेक्शन फिर ये वाला। एजीएम की तारीख को तो उससे कंपेयर कर लो। एजीएम की तारीख नहीं है तो वो लास्ट डेट जब तक एजीएम हो सकती थी उस डेट से कंपेयर कर। आपको बता दूं वो लास्ट डेट भी हमेशा 30/9 ही आती है। एजीएम के चैप्टर में लिखा हुआ है एजीएम होती है साल एंड होने के विद इन 6 मंथ। तो ऑटोमेटिकली विदाउट एजीएम आपका एडवर्टाइजमेंट किस दिन एक्सपायर हो गया? 30/9 को। समझ में आ गई कहानी? यहां तक कोई डाउट है? समझ में आ गई कहानी? Yes, sir. चलो यहां तक मैं मान सकता हूं चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा। मेरे पार्ट पे चैप्टर कंप्लीट हो गया, डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट कंप्लीट हो गया, चार्ज कंप्लीट हो गया, मेंबरशिप कंप्लीट हो गया, शेयर कैपिटल कंप्लीट हो गया। शेयर कैपिटल में एक दो टॉपिक बाकी है और चार्ज में एक बाकी है, वो अपन कर लेंगे कंप्लीट। यहां तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। आने वाले वीक के अंदर क्या होना है? सीएसआर और डिविडेंड वाला चैप्टर, बड़े काम के चैप्टर्स है एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट वीक में उनको स्टार्ट करेंगे अपन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज यार अपन अभी भी हो जाएंगे, इसके टेक्स्ट वाली क्लास के बाद नहीं है फिर। ठीक है ना? टेक्स्ट वाली क्लास लास्ट वाली नहीं है आज। बाकी फिर मंडे को मिलेंगे अपन रेगुलर। चलो थैंक यू।